साधुओं और सनातनियों की धरती हिंदुस्तान की मिट्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जो ओजस्वी वक्ता, मिलनसार व्यक्ति, हिंदूवादी नेता और एक ऐसे राष्ट्रभक्त इंसान थे जो विपक्ष में होने के बावजूद इस देश के लिए मर मिटने का दम रखते थे। उनकी राजनीति ऐसी थी कि बात जब भी देश के मुद्दे की आती, वो विपक्ष में होने के बावजूद सरकार के साथ हमेशा खड़े रहते थे। इसलिए विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष भी अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान करता था। और ये सम्मान उस वक्त देखने को मिला जब कांग्रेस शासित नरसिम्हा राव की सरकार ने जेनेवा में हिंदुस्तान का पक्ष रखने के लिए अपने मंत्री के बजाय विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था, जिसे याद करते हुए भरे सदन में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश के नेताओं को संदेश देते हुए कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। देश के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से राजनीति करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने वो दौर भी देखा जब हिंदुस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद कराया और बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का उदय हुआ। इसी के बाद भरे सदन में अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दुर्गा कहकर संबोधित किया था, जो बता रहा है कि विपक्ष में होने के बावजूद सत्ता पक्ष के लिए उनके दिल में कितना सम्मान था। लेकिन इसी कांग्रेस के राज में अटल बिहारी वाजपेयी ने वो दौर भी देखा जब इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी ने प्रचंड जीत के खुमार में हम दो हमारे दो बोलकर बीजेपी का मजाक उड़ाया था। ये दौर था 1984 का, जब देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके 2 गार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरे देश में सिख विरोधी दंगा भड़क गया था, जिसमें हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। इंदिरा गांधी की मौत के बाद भड़के इस दंगे की आग की तपिश अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि दिसंबर में ही देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया, जिसका असर हुआ। इंदिरा गांधी की मौत के बाद आई जनता की सहानुभूति की आंधी में कांग्रेस ने अकेले दम पर प्रचंड बहुमत हासिल किया और कुल 516 सीटों में से 404 सीटें जीतकर सरकार बनाई, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी महज 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। ये 2 सीटें बीजेपी को गुजरात और आंध्र प्रदेश में मिली। गुजरात की मेहसाणा सीट से जहां बीजेपी नेता A.K. पटेल ने जीत हासिल की थी। आंध्र प्रदेश की हनामकोंडा सीट से बीजेपी नेता चंदू पाटिया जांगा रेड्डी जीतकर संसद पहुंचे थे। इस चुनाव में कांग्रेस की आंधी इस कदर चली थी कि अटल बिहारी वाजपेयी भी इस चुनाव में बुरी तरह से हार गए थे, क्योंकि मध्य प्रदेश की जिस ग्वालियर सीट से अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ रहे थे, उस सीट पर कांग्रेस ने नामांकन के आखिरी दिन सिंधिया राजघराने की राजमाता विजय राजे सिंधिया के बेटे माधव राव सिंधिया को मैदान में उतार दिया, जिसने अटल बिहारी वाजपेयी को भी चौंका दिया, क्योंकि माधव राव सिंधिया की मां विजय राजे सिंधिया वाजपेयी को समर्थन दे रही थी। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्वालियर सीट छोड़कर भिंड से चुनाव लड़ने का मन बना लिया था और नामांकन के लिए भी जा रहे थे, लेकिन तब तक नामांकन का समय निकल गया था और अटल बिहारी वाजपेयी को ग्वालियर से ही माधवराव सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा। जब चुनावी नतीजे आए तो अटल बिहारी वाजपेयी 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए। यानी बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ना तो अपनी सीट बचा पाए और ना ही पार्टी को जीत दिला पाए। शर्मनाक प्रदर्शन करते हुए बीजेपी महज 2 सीटों पर ही सिमट गई। जिस वक्त 1984 के लोकसभा चुनाव के ये नतीजे आए थे, देश में
परिवार नियोजन के लिए चलाया गया नारा हम दो हमारे दो खूब चर्चाओं में था और इसी नारे का जिक्र करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 2 सीटों वाली बीजेपी का मजाक उड़ाते हुए कहा था हम दो हमारे दो। उस वक्त तमाम कांग्रेसियों ने बीजेपी की हार पर खूब ठहाके लगाए थे। 1984 में मिली ये हार वाजपेयी को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी, लेकिन उनका इस्तीफा पार्टी ने अस्वीकार कर दिया। जिस ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी पैदा हुए, उनका जीवन बीता, उसी ग्वालियर में मिली इस करारी हार के बाद वो दोबारा यहां से चुनाव नहीं लड़े। इस चुनाव में ग्वालियर ने अटल बिहारी वाजपेयी का साथ छोड़ा तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्वालियर ही छोड़ दिया। फिर कभी इस सीट से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। ग्वालियर छोड़ने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 1991 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की विदिशा और यूपी की लखनऊ सीट से चुनाव लड़ा और दोनों सीटों से जीत हासिल की, जिसके बाद विदिशा की सीट छोड़ दी और लखनऊ की सीट अपने पास रखी। इस सीट से वो लगातार 5 बार सांसद भी रहे। यही वजह है कि लखनऊ को अटल जी का दूसरा घर भी कहा जाता है। मोदी ने लिया अटल जी के अपमान का बदला। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जो संघर्षों की सीढ़ियां चढ़कर सत्ता के शिखर तक पहुंचे थे और देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय किया था। उनका ये संघर्ष उनके गीतों में दिखता था, जब वो कहते थे हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ऐसी कालजयी कविताओं के दम पर वाजपेयी जी ने बीजेपी में जो संघर्ष के बीज बोए थे, वही बीज आज एक ऐसा पेड़ बन गया है जिसे हिलाने में उस कांग्रेस के भी पसीने छूट रहे हैं, जिसके नेता राजीव गांधी ने कभी अटल जी के जमाने में 2 सीटों पर सिमटने वाली बीजेपी का मजाक उड़ाते हुए कहा था हम दो हमारे दो। आज अगर राजीव गांधी होते तो उन्हें इस बात का आभास जरूर होता कि जिस बीजेपी का उन्होंने मजाक उड़ाया था, आज वही बीजेपी कांग्रेस के लिए काल बन गई है। मोदी राज में बीजेपी ने कांग्रेस की ऐसी हालत कर दी है कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों से उसे विपक्ष की सीट हासिल करने लायक सीट भी नसीब नहीं हो रही। इतना ही नहीं, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तो राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी को भी अपनी पारंपरिक सीट अमेठी में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था और केरल की जिस वायनाड सीट से वो सांसद बने थे, वो सीट भी कोर्ट से मिली सजा के बाद छिन गई। कांग्रेस की यह हालत देखकर समझ सकते हैं, यूं ही नहीं कहा जाता, इतिहास खुद को दोहराता है। मोदी के बाद योगी करेंगे कांग्रेस का जीना हराम। मोदी राज में 3 राज्यों तक सिमट कर रह गई देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को अगर ये लगता है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब मोदी राजनीति से संन्यास ले लेंगे तो कांग्रेस को सत्ता वापसी का मौका मिल सकता है, तो आपको बता दें फिलहाल तो ऐसा होना मुश्किल ही नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी का एक और नेता इस वक्त तैयार हो रहा है जो भविष्य में पीएम मोदी का उत्तराधिकारी बनने का मादा रखता है। वो नेता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके बारे में कहा जाता है चाय वाले को झेल लो, अगर गाय वाला आ जाएगा तो झेला नहीं जाएगा। अभी तो हमने केवल आंखें खोली हैं, अभी तो हम उठ के खड़े नहीं हुए हैं, अभी तो हमने चलना शुरू नहीं किया है और तुम्हें अभी से चाय से और योग से डर लगने लग गया है। चाय वाले का तुम बिगाड़ क्या लोगे और योग वाला आ गया तो तुम उखाड़ कुछ नहीं पाओगे। मैं तो कई बार ये कहता हूं बेटा ये चाय वाला है, इसे झेल लो, वो गाय वाला आ गया तो तुमसे झेला नहीं जाएगा। यूपी की सत्ता संभाल रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने महज 6 साल के कार्यकाल में ही अपने काम के दम पर जनता में वो छाप छोड़ी है जिसने लगातार दूसरी बार उन्हें यूपी की सत्ता दिलाई। उनके राज में गुंडे, बदमाशों और माफियाओं का जहां जीना हराम हुआ, तो वहीं जनता जनार्दन तक सरकार की सेवाएं भी तेजी से पहुंच रही हैं। यही वजह है कि योगी पर जनता का विश्वास बढ़ता ही जा रहा है और यही विश्वास विपक्ष के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन रहा है, क्योंकि ये बात कहीं न कहीं विपक्ष भी जानता है कि अगर इसी तरह से मोदी योगी पर जनता का विश्वास बढ़ता रहा तो विपक्ष की सियासी दुकान बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगी। इसी बात से समझ सकते हैं कि मोदी, शाह और योगी के राज में अटल जी की वही बीजेपी कितनी ताकतवर हो गई है जिसकी 2 सीटें आने पर कभी राजीव गांधी ने मजाक उड़ाया था। बहरहाल राजीव राज में 400 सीटें जीतने वाली कांग्रेस की इस हालत पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।